हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के खिलाफ ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर, पाकिस्तान में आतंकवाद के समर्थन का लगाया है आरोप। बताएंगे दोस्तों क्या कहा ग्लोबल टाइम्स ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे यूनाइटेड नेशन में फ्रांस की तरफ से भारत को वीटो, चीन से भिड़ गया मोदी के दोस्त मैक्रोन का मुल्क। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अभी के साथ ही साथ आपको बताएंगे दुनिया ने एक बार फिर देखी भारतीय नौसेना की ताकत, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से तबाह किया टारगेट। आपको भी दिखाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां पर बंगाल में ममता बनर्जी के झटके के बाद बहरामपुर और मालदा दक्षिण में कांग्रेस का क्या होगा, अधीर रंजन की बढ़ेगी मुश्किल। क्या होगा दोस्तों, एक से एक जानकारी आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के खिलाफ ग्लोबल टाइम्स का जहर, पाकिस्तान में आतंकवाद के समर्थन का लगाया आरोप। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पिट्ठू ग्लोबल टाइम्स अब पाकिस्तान को लेकर भारत के बारे में झूठ फैला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि उसके पास ठोस सबूत है कि भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादी ताकतों का समर्थन करता है। ग्लोबल टाइम्स इतने पर ही नहीं रुका, उसने दावा किया है कि भारत बलूचिस्तान के इन आतंकवादियों को धन, हथियार और ट्रेनिंग प्रदान करता है। यह अखबार चीन सरकार के उन विचारों को प्रकाशित करती है जिन्हें आपसी रिश्ते खराब होने के कारण आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगलते हुए लिखा कि भारत ने पाकिस्तान में दक्षिण एशियाई देश के विभिन्न हिस्सों जैसे कि अलगाववाद से त्रस्त बलूचिस्तान में स्थानीय अलगाववादियों को उकसाकर गुप्त रूप से आतंकवादी ताकतों को वित्त पोषित किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि आतंकवादी हमलों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर किया जा रहा है। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तानी और भारतीय दोनों मीडिया स्रोतों से ऐतिहासिक सामग्री और संबंधित समाचार रिपोर्टों को देखने के साथ साथ बलूचिस्तान की स्थिति से परिचित स्रोतों और पर्यवेक्षकों से बात करने के माध्यम से ग्लोबल टाइम्स ने पाया कि भारत का पाकिस्तान में आतंकवाद को समर्थन देने का एक लंबा इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है कि दिसंबर 2023 में बलूच नेशनल आर्मी यानी बीएनए अलगाववादी आतंकवादी समूह के एक कमांडर ने खुलासा किया है कि भारत गुप्त रूप से बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है और क्षेत्र में अलगाववादी ताकतों को वित्त पोषित कर रहा है। यानी कि दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने इस रिपोर्ट को ऐसे जारी करने की कोशिश की है कि सबको लगे कि सबूत के साथ ग्लोबल टाइम्स ऐसा कह रहा है, भारत की ही गलती है, भारत ने ऐसा किया होगा। लेकिन दोस्तों, चीन के पीछे का सबसे बड़ा मकसद नजर आ रहा है। हम भारतीयों को पता चल रहा है कि ग्लोबल टाइम्स भारत को डिफेम करना चाहता है, भारत की लगातार बढ़ती ताकत, लगातार बढ़ती साख को गिराने की कोशिश कर रहा है। और जिस प्रकार से वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और इसीलिए वो आतंकवादी पाकिस्तान में तहलका मचा रहे हैं, ये कह के पूरी दुनिया के सामने दोस्तों भारत को कन्विक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। इस पर आपकी जो भी राय होगा दोस्तों बताइएगा जरूर। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि असली कन्विक्ट कौन है और असली खिलाड़ी कौन है और कौन आतंकवादियों को पाल रहा है, पोस रहा है और कौन उन आतंकवादियों का इस्तेमाल करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये सब जानते हैं। बहरहाल ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों ग्लोबल टाइम्स को। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूनाइटेड नेशन में फ्रांस की तरफ से भारत को वीटो, चीन से भिड़ गया मोदी के दोस्त मैक्रोन का मुल्क। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि कई और देश और साझेदार परमानेंट मेंबर के तौर पर देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कई देश इसका समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य रशिया, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन तक ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वहीं एलएसी पर तनावपूर्ण संबंध रखने वाला चीन हर बार इसमें पेंच फंसाता नजर आया है, लेकिन चीन की दलीलों को इस बार बाकी देश जबरदस्त चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बार बार बाकी देश इस बात को दोहराते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। अब रशिया के बाद फ्रांस भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर खुलकर बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस ने फिर से इस बार अपनी इस बात को दोहराया है। जी हाँ, सुरक्षा परिषद सुधार पर बोलते हुए फ्रांस ने फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। फ्रांस ने दोहराया है कि सुरक्षा परिषद के सुधार में उसकी स्थिति ऐतिहासिक और स्थिर है। फ्रांस ने कहा कि वो आश्वस्त है कि परिषद का विस्तार करना इसकी वैधता और गतिशीलता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। फ्रांस ने यह भी कहा कि सीरिया, यूक्रेन और मध्य पूर्व में लगातार आए संकटों ने केवल इस सुधार की तत्कालिकता को रेखांकित करने का काम किया है। यानी फ्रांस का मानना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब बदलाव जल्द से
से जल्द होना चाहिए। बता दें कि फ्रांस ने भारत का नाम लेकर बदलाव की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के लिए लड़ता दिखाई दिया है फ्रांस। ऐसे में भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आप लोग फ्रांस को थैंक यू जरूर कहिएगा इमैनुअल मैक्रोन जी को। अगली खबर की बात करें, जहां दुनिया ने फिर देखी भारतीय नौसेना की ताकत, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से तबाह किया टारगेट। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना ने बुधवार को एक उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ बढ़ी हुई सीमा पर एक भूमि लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया। इसने विस्तारित दूरी की सटीक हमला क्षमता के लिए स्वदेशी क्षमता को फिर से मान्य किया। परीक्षण फायरिंग भारतीय नौसेना और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित की गई थी। भारतीय नौसेना ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय नौसेना और मेसर्स BAPL ने उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ बढ़ी हुई सीमा पर भूमि लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया। ये प्रयास लड़ाकू और मिशन के लिए तैयार जहाजों से विस्तारित दूरी की सटीक हमले की क्षमता के लिए आत्मनिर्भर भारत को पुनः मान्य करता है। नौसेना ने परीक्षण फायरिंग का एक वीडियो और तस्वीरें भी साझा की हैं। अगली खबर बता दें, मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन पर क्यों हुआ बवाल, राष्ट्रपति मुइज्जू और अब्दुल्ला यामीन आमने सामने। जी हाँ, मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन को लेकर चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अपने उत्तराधिकारी और वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर भड़के हुए हैं। उन्होंने पहले की सरकार में जारी उस आदेश को रद्द करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है, जिसका उद्देश्य इंडिया आउट कैंपेन को रोकना था। इस आदेश को इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार ने जारी किया था। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन वो भारत विरोधी फैसलों की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इस कारण पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन खासे नाराज है। अब्दुल्ला यामीन के शासन में भारत और मालदीव के संबंध बेहद खराब हो गए थे। यामीन ने भारत के खिलाफ जानबूझकर इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी। ऐसे में तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने यामीन के इस कैंपेन को बिना किसी वैध उद्देश्य के राजनीतिक कारणों से एक विशेष देश के खिलाफ समन्वित प्रयास के रूप में चिन्हित करते हुए 21 अप्रैल 2022 को संगठित गतिविधियों को रोकने के नाम से एक डिक्री पर हस्ताक्षर किया था। ये डिक्री अभी तक लागू है। इस कारण यामीन की पसंदीदा इंडिया आउट कैंपेन को सड़कों पर समर्थन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एक दिन पहले पीपुल्स नेशनल फ्रंट पार्टी की रैली में दर्शकों से बोलते हुए यामीन ने गुस्से का इजहार किया। एक अवसर पर यामीन ने पूछा कि डिक्री को क्यों रद्द नहीं किया गया और नाराजगी जताई। यामीन ने कहा, यह अभियान चिंताओं के कारण शुरू किया गया था और इसके तहत पर्याप्त प्रयास किए गए थे। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश से अभियान को रोकना संभव हो गया और सुरक्षा बलों के साथ टकराव से बचने के लिए गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि एंटी इंडिया प्रदर्शन पर मालदीव में रोक लगी हुई है और इसी वजह से यामीन नाराज है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्यों इंडिया आउट कैंपेन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। जबकि मुइज्जू दोस्तों वो भी भारत के विरोधी ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीन के ज्यादा संपर्क में है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत के खिलाफ अचानक से ही बयानबाजी शुरू कर दें। साथ ही साथ आपको बता दें ये भी बात, मुइज्जू सरकार के खिलाफ मालदीव के दो मुख्य विपक्षी दलों ने खोला है मोर्चा। भारत विरोधी रुख पर जताई है चिंता। दरअसल मालदीव के दो मुख्य विपक्षी दलों ने बुधवार को मोहम्मद मुइज्जू सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जताई है। इन दलों ने नई दिल्ली को सबसे पुराना सहयोगी बताया है। विपक्षी दलों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स ने भारत का खुला समर्थन तब किया है जब एक दिन पहले मालदीव सरकार ने कहा कि चीन का एक पोत अनुसंधान और सर्वेक्षण के लिए मालदीव के बंदरगाह पर खड़ा रह सकेगा। मालदीव सरकार की ओर से चीनी जहाज को अनुमति ऐसे समय में दी गई है जब नई दिल्ली और माले के संबंध तनावपूर्ण हैं। मालदीव के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने इस महीने की शुरुआत में बीजिंग का दौरा किया था। आमतौर पर मालदीव के नए राष्ट्रपति पहले भारत का दौरा किया करते थे। दोनों विपक्षी दलों ने मालदीव की मौजूदा विदेश नीति को लेकर कहा कि ऐसा लगता है कि मुइज्जू सरकार भारत विरोधी माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सहयोगी, खासतौर पर सबसे लंबे समय से सहयोगी भारत को अलग थलग करना देश के विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा। जी हाँ, यानी कि मालदीव के विपक्ष अब लगातार मुइज्जू पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अगली खबर की ओर चले, जहां अयोध्या में हमले की साजिश, भगवंत मान को धमकी, अब बुरा फंसा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हाँ, पंजाब पुलिस ने धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि प्राथमिकी 23 जनवरी को अमृतसर के सुल्तान विंड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पन्नू को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया था कि अमृतसर के श्री दुर्गियाना मंदिर का हिंदू धर्म में कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। खालिस्तान समर्थक नेता ने मंदिर प्रबंधन को अपने द्वार बंद करने और चाबियां स्वर्ण मंदिर प्रशासन को सौंपने की भी चेतावनी दी थी। पंजाब पुलिस ने कहा कि पन्नू के सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A बोले तो धर्म नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B यानी विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों के बीच वैमनस्य
या नफरत को बढ़ावा देने वाले बयान देना और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर बता दें, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विहिप का आरोप, कहा पश्चिमी मीडिया ने राम मंदिर पर की है पक्षपातपूर्ण कवरेज। जी हां, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विश्व हिंदू परिषद की शाखाओं ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पक्षपातपूर्ण कवरेज को लेकर अपने अपने देशों में पश्चिमी मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों की मंगलवार को आलोचना की और उन समाचार लेखों को तुरंत हटाने की मांग की है। विहिप ने द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि विहिप की अमेरिका शाखा मांग करती है कि एबीसी, बीबीसी, CNN, MSNBC और अल जजीरा अपनी वेबसाइट से समाचार लेखों को तत्काल रूप से हटाए। जी हां, इसके अलावा हम झूठी सूचना के प्रसार के कारण हिंदू समुदाय को हुई परेशानी के लिए उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का आह्वान करते हैं। विहिप अमेरिका ने कहा कि हम इन समाचार मंचों से आग्रह करते हैं कि वे ऐतिहासिक संदर्भ और राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करने वाले भारतीय उच्चतम न्यायालय के फैसले जैसे सभी प्रासंगिक तथ्यों को शामिल करने के बाद ही लेखों को दोबारा प्रकाशित करें। संगठन ने यह भी कहा है कि पक्षपातपूर्ण कवरेज के जरिए झूठी कहानियों के कारण न केवल असामाजिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है बल्कि शांति प्रिय, मेहनती और योगदान देने वाले हिंदू अमेरिकी समुदाय के लिए भी खतरा पैदा होता है। अगली खबर बता दें, ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने अयोध्या राम मंदिर व गणतंत्र दिवस की दी बधाई, कहा मुझे भारत से प्यार है। जी हां, ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत को बधाई दी और कहा कि उन्हें भारत से प्यार है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्वागत समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जिन्हें भारत से प्यार हो गया है और दूसरे जिन्हें पहले से ही प्यार है, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं मैं दूसरे प्रकार का हूं। आज रात जश्न मनाने के लिए आपके साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा सम्मान और खुशी की बात है। जी हां, उन्होंने कहा कि ताइवान सरकार की ओर से मैं भारत का 75वां गणतंत्र दिवस और पवित्र शहर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन के विशेष अवसर पर भारत सरकार व लोगों को बधाई देना चाहता हूं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग थैंक यू जरूर कह दीजिएगा ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू को। साथ ही साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिक्स से जुड़ी खबर, भारत रशिया डिजिटल अर्थव्यवस्था तैयार करने पर हुए सहमत। क्या है पूरा ये एजेंडा बता दें। भारत और रशिया ने डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है। ब्रिक्स देशों के बीच इंटरनेशनल संबंधों को विस्तार देते हुए भारत और रशिया डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच डिजिटल इकोनॉमी के लिए साझेदारी की गई है। दोनों देशों ने हाल ही में आधुनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरत को समझा है और इसे लेकर साझेदारी भी की है। भारत और रशिया के बीच डिजिटल इकोनॉमी ब्लॉक लंबे समय से ब्रिक्स की मूल मुद्दा के संभावित फैसले से जुड़ा हुआ है। करेंसी के ब्लॉक चेन पर आधारित होने की अफवाह भी है। माना जा रहा है कि इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्र में आगे के काम से लाभ हो सकता है। अगली खबर बता दें, दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित, मचा हड़कंप। जी हां, दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि आज IGI एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में फोन कॉल आया था। फोन कॉल करने वाले ने दरभंगा से दिल्ली आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। ये फ्लाइट IGI एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। हालांकि जांच के दौरान ये कॉल फर्जी पाई गई। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG8946 में बम की धमकी मिली थी। अगली खबर बता दें, हिपोक्रेसी की भी सीमाएं होती है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपातकाल लगाने का जस्टिन ट्रूडो का फैसला असंवैधानिक। जी हां, ओटावा की एक संघीय अदालत ने फ्रीडम कॉनवॉय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का विरोध करने के लिए फरवरी 2022 में कनाडा में भारी विरोध प्रदर्शन किया था और उस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में आपातकाल लगा दिया था और अब कनाडा की फेडरल कोर्ट ने उनके इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार के फैसले को कनाडा की फेडरल कोर्ट ने अवैध करार दिया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि ये पश्चिमी देश के नेता भारत जैसे विशाल काय लोकतांत्रिक देशों को ज्ञान देने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो ये कितनी आसानी से संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। सवाल अमेरिका पर भी उठ रहा है जो भारत को बार बार लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन कनाडाई फेडरल कोर्ट के फैसले आए हुए कई घंटों का वक्त बीत चुका है, लेकिन व्हाइट हाउस ने जस्टिन ट्रूडो को एक शब्द का भी ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा जैसे देश लोकतंत्र का ढोंग करते हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो ये सबसे पहले संविधान को पैरों से ठोकर मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को तोहफा देकर पेरिस भेजेगा अपना भारत। जयपुर में होगा अभूतपूर्व उनका स्वागत। जी हाँ, भारत अपने मेहमान का स्वागत दिल खोलकर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पर्यटन के लिए मशहूर राजस्थान दोनों का जवाब नहीं है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की अभूतपूर्व मेहमान
मेहमान नवाजी का खाका तैयार हो चुका है। गुरुवार 25 जनवरी को मैक्रोन 2:30 पर जयपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी गुरुवार को जयपुर में रहेंगे और शाही रंगत का मेहमान को एहसास कराने के बाद साथ लेकर दिल्ली लौटेंगे। मेहमान के स्वागत में कुछ छूट ना जाए, इसके लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने 25-26 जनवरी के लिए कमर कस ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मैक्रोन 25 जनवरी को 2:30 बजे जयपुर आने के बाद आमेर का किला देखने जाएंगे। राष्ट्रपति आमेर का किला देखने के बाद जंतर मंतर जाएंगे। 6 बजे रोड शो का कार्यक्रम है। रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन दोनों रहेंगे। राष्ट्रपति हवा महल को भी देखेंगे। वहां से राष्ट्रपति का काफिला रामबाग पैलेस में आएगा और वहां कुछ समय गुजारने के बाद 9 बजे के करीब वो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 26 जनवरी को वो राजपथ पर देश के मेहमान होंगे। राष्ट्रपति मैक्रोन 95 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत की 2 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के बाद पेरिस लौट जाएंगे, लेकिन उनके साथ आ रहे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के 29 जनवरी तक लौटने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे। भारत फ्रांस को किसी बड़े सौदे को उपहार के रूप में दे सकता है। जी हां, बताते चले कि फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती अपने नए मुकाम गढ़ रही है। दोनों देशों के बीच में राजनयिक, कूटनीतिक, रणनीतिक रिश्ते लगातार गहरा रहे हैं। पिछले साल 2023 में राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 बार भेंट हुई थी। इस यात्रा के दौरान दोनों शिखर नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता भी काफी अहम है। इस पर कई देशों की निगाहें हैं। भारत और फ्रांस के बीच में कई समझौते और सहमति पत्र पर दस्तखत के आसार भी हैं, जिनमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, वित्त, वाणिज्य, डिजिटल लेन देन, पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में संबंधों के और प्रगाढ़ होने की संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था फ्रांस ने, जो हमने आपको शुरू में बताया था, वो भी इस चीज में जोड़कर आप देख सकते हैं। ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि लगातार रशिया से भी बढ़कर दोस्ती निभाने की कोशिश में लगा है फ्रांस भारत के लिए। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन मोस्ट वेलकम टू इंडिया मैक्रोन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां नाटो ने यूक्रेन के लिए खोला खजाना, देगा $1.2 अरब के हथियार। रशिया की बड़ी टेंशन। दरअसल नाटो ने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई को लेकर एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका मकसद यूक्रेन को अत्यंत आवश्यक हथियारों के स्टॉक की आपूर्ति में मदद करना है। नाटो ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने तोपखाने के गोले खरीदने के लिए 1.1 बिलियन यूरो यानी 1.2 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम पिछले साल के अंत से रशिया और यूक्रेन के बीच तेज होती गोलीबारी के बीच उठाया गया है। इससे यूक्रेन के हथियारों का भंडार खत्म हो गया है। अगली खबर बता दें, अब अमेरिका में दी जाएगी नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत। यूनाइटेड नेशन दे चुका है वार्निंग। जी हां, अमेरिका की एक अदालत ने हाल में ही फैसला किया है कि अलबामा के एक कैदी को मौत की सजा देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। 58 वर्षीय केनेथ यूजीन स्मिथ ने साल 1988 में धर्मगुरु की पत्नी की हत्या के लिए सुपारी ली थी। इस मामले में वो बीते 35 सालों से अलबामा की जेल में सजा काट रहा है। इसके लिए स्मिथ को आगामी 25 या 26 जनवरी को मौत की सजा दी जाएगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी कर कहा था कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के मदद से मौत की सजा देना अमानवीय है। अगली खबर बता दें, स्वीडन की नाटो में शामिल होने की सबसे बड़ी रुकावट हुई दूर। इस देश ने आखिरकार दे दिया साथ। दरअसल तुर्की की संसद ने मंगलवार को स्वीडन की नाटो सदस्यता के दावे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही स्वीडन के लिए अब पश्चिमी सैन्य गठबंधन के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की आम सभा ने आवेदन को मंजूरी देने के लिए 287-55 से मतदान किया। यह आवेदन स्वीडन ने पहली बार 2022 में किया था। अगली खबर बता दें, यूक्रेनी कैदियों को ले जा रहा रूसी सैन्य विमान हुआ क्रैश, 65 की हुई वहीं पर मौत। जी हां, दर्जनों यूक्रेनी युद्ध बंदियों को ले जा रहा एक रूसी सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 65 यूक्रेनी कैदियों की मौत हो गई। ये एक रूसी इल्यूशिन IL-76 सैन्य परिविमान था जो रशिया के बेलगोरोड क्षेत्र में हादसे का शिकार हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस विमान में यूक्रेन बॉर्डर से पकड़े गए 65 यूक्रेनी कैदी थे। इसके अलावा 6 चालक दल के सदस्य और 30 एस्कॉर्ट शामिल थे। अगली खबर बता दें, सऊदी अरब के साथ पहली बार हुआ ऐसा, दर्जनों देशों ने सुनाई खरी खोटी, कहा अब सुधर जाए सऊदी अरबिया। जी हां, सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में मध्य पूर्व की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, लेकिन मानवाधिकारों के मामले में किंगडम को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में दर्जन भर से अधिक देशों ने सऊदी अरब में महिलाओं की स्वतंत्रता, सत्ता के पक्ष में ना बोलने पर मुकदमे धड़ल्ले से नागरिकों को मौत की सजा देना और यमन से लगी अपनी सीमा पर कथित तौर पर प्रवासियों की हत्या करना जैसे मुद्दों के लेकर इस्लामिक देश की कड़ी आलोचना की है। नवंबर 2018 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पहली बार सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड की औपचारिक समीक्षा की गई है। इस दौरान सऊदी के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि पिछली समीक्षा के बाद से उनके देश ने महिलाओं के लिए 50 से अधिक सुधार किए हैं। अगली खबर बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी के झटके के बाद बहरामपुर और मालदा दक्षिण में कांग्रेस का क्या होगा। अधीर रंजन चौधरी की बढ़ेगी क्या मुश्किल। बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एकला चलो का ऐलान करके कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति की लुटिया डुबो देने वाला दांव चल दिया है। कांग्रेस के पास अब
अभी बंगाल में 2 लोकसभा सीटें हैं, बहरामपुर और मालदा दक्षिण, लेकिन इस बार उसके लिए ये सीटें जीतना आसान नहीं रहने वाला है। इन दोनों सीटों का सियासी समीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार बिना टीएमसी के समर्थन से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन भी कर लिया तो इससे इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को कुछ खास फायदा होगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। पहले बहरामपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा सीट से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। करीब 66% मुस्लिम वोटर वाले इस चुनाव क्षेत्र से चौधरी 1999 से लगातार जीतते आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी की बढ़ती नाराजगी की खबरों को लेकर कहा था, मुझे परवाह नहीं है, हमारे नेताओं ने इस मुद्दे पर बात की है, मैं चुनाव लड़कर और जीतकर यहाँ तक पहुंचा हूं, मैं जानता हूं कि कैसे लड़ना और कैसे जीतना है। अब ऐसे में दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले राहुल गांधी की असली परीक्षा बंगाल प्रदेश के साथ ही शुरू होगी। जी हां, मणिपुर में संघर्ष भरी शुरुआत और असम में हिमंत बिश्व शर्मा से टकराव के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी ने बंगाल में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया हो, लेकिन जो संकेत दिया है वो उससे भी कम नहीं है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान के साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है। टीएमसी का यह रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस और कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के नेताओं से मिलने को लेकर था। असम के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी यानी आज को कूच बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने जा रही है। असम के मुकाबले पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को छोटा रखा गया है। असम में न्याय यात्रा के तहत 833 किलोमीटर की दूरी रखी गई थी, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए यह दूरी 523 किलोमीटर की है। असम के 17 जिलों से गुजरने वाली राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 जिलों को कवर करेगी, जिसमें कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मालदा और मुर्शिदाबाद भी शामिल है। बंगाल के बाद न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी, जहां पहले से ही नीतीश कुमार के ताजा हाव भाव से उथल पुथल मची हुई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब राहुल गांधी आज बंगाल में पहुंचेंगे, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार राहुल गांधी के न्याय यात्रा का समर्थन करेगी। यात्रा उनकी स्मूथ चलेगी या फिर टीएमसी की ममता बनर्जी इसमें अड़चने डालेगी, ये देखना होगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा और तगड़ा झटका, पंजाब में अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब से भी जोर का झटका लगा है। टीएमसी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अकेले लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी में सभी 13 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने बुधवार को विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर विजयी होगी। हालांकि भगवंत मान ने यह भी कहा कि वो ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करेंगे। जी हां, अगली खबर बता दें, मार्च तक अयोध्या ना जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट के सहयोगियों को दिया सुझाव। राम मंदिर में उमड़ पड़ी भारी भीड़। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान अयोध्या जाने को लेकर अपने कैबिनेट सहयोगियों को एक खास सुझाव दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा है कि राम मंदिर दर्शन के लिए इस वक्त भारी भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों को इस वक्त अयोध्या जाने से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि वीवीआईपी के आवागमन और प्रोटोकॉल के चलते आम लोगों को काफी परेशानी होगी, इसलिए कैबिनेट के सहयोगियों को अगर अयोध्या जाना है तो इसकी योजना मार्च में बनानी चाहिए। अगली खबर बता दें, एक्सीडेंट के बाद मीडिया के सामने आई ममता बनर्जी, बताया कैसे हुआ यह हादसा। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार दोपहर को कोलकाता लौटते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इस हादसे में सीएम ममता बनर्जी के माथे पर हल्की चोट आई है। वहीं अब सीएम ममता बनर्जी हादसे के बाद मीडिया के सामने आई, जहां उन्होंने खुद बताया कि दुर्घटना कैसे हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि एक गाड़ी अचानक मेरी कार के सामने आ गई, वो तेज रफ्तार गाड़ी थी, हैंड ब्रेक लगाने के कारण मैं बच गई और मुझे सिर्फ सिर पर चोट लगी है, मैं अस्पताल नहीं घर जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।